अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका बढ़िया सा वायरल पेपर। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपका 24 फरवरी का जो यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर होगा उसमें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए हम जो है आपको रोज एक एक हिंदी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आपका जो है हिंदी का एग्जाम नज़दीक आ गया है। बस 7 से 8 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप लोग उससे पहले कितने प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के रिवाइज कर लें, ये हमारा मकसद है। तो आप लोग जो है इस पेपर को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खंड क में आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले का क दिया है, निम्न में से कृति एक कृतिकार का एक गलत युग्म है। यानी कि आपका जो चारों दिए हैं इनमें से कोई आपका एक जो कृति है आपका गलत है। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल का है, ये आपका सही है। नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र का है, ये भी आपका सही है। तीसरा जो है चंद छंद वर्णन की महिमा किशोरी लाल गोस्वामी, ये आपका गलत है। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। और चौथा आपका भाषा योगा विशिष्ट जो है राम प्रसाद निरंजनी का है, ये भी आपका सही है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न। तो दिया है गुलाब राय का प्रमुख निबंधकार हैं। यानी जो आपके गुलाब राय हैं प्यारे बच्चों, किस युग के आपके प्रमुख निबंधकार हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग के, दूसरा शुक्ल युग के, तीसरा शुक्लोत्तर युग के और चौथा स्वान्योत्तर युग के। तो प्यारे बच्चों, आपका जो गुलाब राय हैं वो किस युग के प्रमुख निबंधकार है, तो आपका द्विवेदी युग के, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला यानी ग वाला प्रश्न प्यारे बच्चों। तो दिया है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। यानी कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो लिखित इनमें से आपका कौन सा उपन्यास है। त्यागपत्र, दूसरा ऑप्शन दिया है ऋतु चक्र, तीसरा पड़ती परिकथा और चौथा चारुचंद्र लेख। तो प्यारे बच्चों, आपका जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो लिखित उपन्यास इनमें से आपका कौन सा है, त्यागपत्र। यानी कि पहला वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका अगला वाला प्रश्न दिया है घ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा, साहित्य सहचर, दूसरा दिया है पुनर्नवा, तीसरा सहज साधना और चौथा विचार और वितर्क। तो प्यारे बच्चों, आपका इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह आपका विचार और वितर्क है, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही। यानी विचार और वितर्क जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अगला है डायरी विधा की रचना नहीं है। यानी इनमें से आपका जो है डायरी विधा की रचना कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, दूसरा है निठल्ले की डायरी, तीसरा एक साहित्यिक की डायरी और चौथा रोज नामचा। तो आपका प्यारे जो डायरी विधा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो रोज नामचा जो है आपकी डायरी विधा की रचना नहीं है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब देखेंगे आपका दूसरे में भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहले में जो 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास थे। अब इसमें जो होंगे दूसरे में आपकी हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास है, क्योंकि 5-5 नंबर का आपका जो है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास है और 5 नंबर का आपका हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको हम इसीलिए प्रयास करें कि कितने सारे बहुविकल्पी करा दें कि आपको जो है 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाए। तो क में दिया है निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। यानी इनमें से आपका जो है प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा गिरजा कुमार माथुर और चौथा त्रिलोचन शास्त्री। तो प्यारे बच्चों, आपका निम्न में से प्रगतिवादी कवि जो है कौन नहीं है, तो आपकी गिरजा कुमार माथुर नहीं है। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। यानी प्रयोगवादी जो कवि हैं उनको राहों का अन्वेषी किसने कहा है, नामवर सिंह ने, दूसरा दिया है रामविलास शर्मा ने, तीसरा दिया आपका रामचंद्र शुक्ल ने और चौथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनज्ञ ने। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी जो है किसने कहा, तो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनज्ञ ने। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब देखेंगे ग वाला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है। यानी जयशंकर प्रसाद की जो है प्रथम काव्य कृति कौन सी है प्यारे बच्चों, आपका कामायनी है, दूसरा दिया है लहर, तीसरा आंसू और चौथा ऑप्शन आपका चित्राधार। तो प्यारे बच्चों, आपका जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम काव्य कृति है आपका चित्राधार है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है कबीरवाड़ी के डिक्टेटर कथन है। यानी कबीरवाड़ी के जो डिक्टेटर कथन है किसका है, जयशंकर प्रसाद का, दूसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल का, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी का और चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो प्यारे बच्चों, आपका कबीरवाड़ी के डिक्टेटर जो है ये कथन आपका किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है सुमित्रानंद पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति है। यानी कि सुमित्रानंद पंत की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति उनमें से कौन सी, वीणा है, दूसरा कला और बूढ़ा चांद है, तीसरा ग्रंथि और चौथा विचिन्नबरा है। तो प्यारे बच्चों, आपका कला और बूढ़ा चांद जो है आपका सुमित्रानंद पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। यानी कि कला और बूढ़ा चांद होगा।
अब तीसरे से जो आपका प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं और यहाँ पर जो है आपको दो दिया रहता है, कोई एक करना रहता है, अथवा करके आपको कोई दो देगा और कोई एक करना रहता है। और यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक दो दो नंबर के रहते हैं। जैसे पहला गद्यांश आपका, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की वह आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। तो प्यारे बच्चों, आपका जब भी आप गद्यांश अपने पेपर में 24 फरवरी के पेपर में सॉल्व करेंगे तो हमारी एक बात को याद रखिएगा, तो आप जो है 10 में 10 नंबर पा जाएंगे। इसको 2 से 3 बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए रहे सभी आपको एकदम आसानी से आ जाए। और रेखांकित अंश की व्याख्या जब भी करें आप उसमें थोड़ा सा जो है इससे जो दिया रहता है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। और जो है आप पहचानने वाले शब्द जो है याद कर लिए होंगे तो आप जो है पाठ का नाम लिख देंगे और लेखक का नाम लिख देंगे और जो है 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो जो 2 से 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं वो भी आप इजीली इसी क्वेश्चन में से खोज करके लिख लेंगे। जैसे आप देखेंगे पहला प्रश्न दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपका पाठ जो है प्यारे बच्चों कौन सा पाठ से है, तो आपका भाषा और आधुनिकता से, यानी पाठ का नाम हो जाएगा भाषा और आधुनिकता और लेखक आपके हो जाएंगे प्रो जी सुंदर रेड्डी। यानी कि आपका जो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता हो जाएगा और इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे, प्रो जी सुंदर रेड्डी। अब दूसरा आपका दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपका रेखांकित अंश क्या दिया है, यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों वह आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। यानी कि आपका यह रेखांकित अंश है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कल जो बताया था कि पूरा हेडिंग डाल के कि रेखांकित अंश की आप व्याख्या करेंगे तो कैसे लिखेंगे और पूरा लिख करके बताया था कि आप जो है गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में बोर्ड एग्जाम के। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें। तो जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या आप करेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि यदि भाषा में नवीनता लाने के लिए सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो भाषा प्रगति नहीं कर सकती। अतः भाषा की प्रगति व नवीनीकरण के लिए ही उसमें नवीन शब्दों, मुहावरों और रीतियों के प्रयोग किए जाएं तथा भाषा को व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा इसका क्या बोलते हैं, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला पूछा है कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपका कुठाराघात का सीधे सीधे शब्दों में लिखें तो आपका बहुत हानि पहुंचाने वाले कार्य हो जाएंगे। लेकिन आप जो लिखेंगे 2 नंबर के लिए आप एकदम बड़े तरीके से, यानी अगर आपको ये वाला जो है गद्यांश दे दे तो आप कैसे लिखेंगे कुठाराघात का आशय क्या है, तो लिखेंगे आप हेडिंग डाल के कुठाराघात का आशय है बहुत हानि पहुंचाने वाला कार्य। प्रस्तुत गद्यांश में कुठाराघात शब्द का प्रयोग भाषा के उद्देश्य के संदर्भ में हुआ है, क्योंकि यदि भाषा में नए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो इस समय इससे भाषा से उद्देश्य की बहुत हानि पहुंचेगी। तो ये जो है आपका कुठाराघात का अर्थ हो जाएगा, आशय हो जाएगा। अब अगला है भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो आप देखेंगे यहीं पर कि भाषा का सीधा संबंध जो है प्रयोग से है और जनता से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। अब अगला प्रश्न दिया, लेखक के अनुसार नए शब्दों को प्रयोग ना किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो आप देखेंगे लेखक के अनुसार जो है नए शब्दों का प्रयोग ना करने पर आप यहीं पर देखेंगे कि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहेंगे और कभी भी उनका प्रयोग नहीं किए जाए तो इसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा, यानी बहुत हानि पहुंचाने वाला कार्य होगा। यहीं से देख लेंगे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि नए शब्द के प्रयोग ना किए जाने का परिणाम यह होगा कि भाषा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। भाषा का उद्देश्य समाज के भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाकर भावों एवं विचारों को सरलता से एक दूसरे तक पहुंचाना है। अतः भाषा के सजीव बनाने के लिए नवीनता व समावेश होना आवश्यक है। और आप अपने शब्दों में यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर नए शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो आपका जो है उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा, यानी भाषा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी भाषा का जो है सीधा संबंध क्या है, नए शब्दों से, यानी संबंध और प्रयोग से है। तो आप लोग जो है इसी प्रकार जो है अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे अथवा वाला, यानी कि अगर ये वाला आता है तो आप इसको करिए या फिर अथवा में भी आपको ऑप्शन देता है। तो आपका दिया है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। और इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों आपका उसी प्रकार प्रश्न होगा, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो आपको हमने पहचान करने वाले शब्द बताए थे, इसमें डायरेक्ट आपका पाठ का नाम आ गया है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी।
अब दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग जो है खुद से भी प्रयास करिएगा इस रेखांकित अंश की व्याख्या करने का, और आपके लिए ये होमवर्क है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो आप देखेंगे 2 से 3 बार हमने इसीलिए पढ़ने को कहा था। देखेंगे पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो लेखक के अनुसार जो है राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यानी कि इसी में आपका इसका भी आंसर मिल गया। अगला है, पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो आप इसको भी देखेंगे कि जो आप देखेंगे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी पृथ्वी और जन जो है दोनों मिलकर राष्ट्र का जो है रचना करते हैं। अगला है, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी देखेंगे कि किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो जन के कारण ही पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसीलिए हमने आपको कहा था 2 से 3 बार आप गद्यांश हो या पद्यांश हो ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो आपको सभी क्वेश्चन एकदम आराम से उसी में मिल जाएंगे। अब अगला यानी चौथा वाला जो प्रश्न है, आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न मिलेगा और उसी प्रकार इसमें भी आपको 2 मिलेंगे, कोई एक करना रहेगा, और 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिलता है, और अब 5 क्वेश्चन रहते हैं प्रत्येक 2-2 नंबर के। तो आपका क्या है पद्यांश में? पहला, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तू न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हो वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित कर तप्त भूतांगना को। और प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पद्यांश है और बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखेंगे पहला प्रश्न पूछा है, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप जो है कवि का नाम और शीर्षक, अगर आप इसका चाहें तो आप प्रसंग ऐसे भी लिख सकते हैं कि संदर्भ के तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको संदर्भ नहीं लिखने आता है तो शीर्षक लिख देंगे। आपका कौन सा हो जाएगा? शीर्षक जो इसका हो जाएगा आपका पवन दूतिका हो जाएगा, और इसका जो कवि का नाम हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे अच्छे तरीके से 2 नंबर एग्जामिनर को जो है पूरा आपके अपनी ओर आकर्षित करना है, तो आप ऐसे लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो इस प्रकार लिखेंगे तो आपका जो है एग्जामिनर की तरफ ध्यान अच्छे से जाएगा। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो आपका रेखांकित अंश है, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो आपका जो रेखांकित अंश है प्यारे बच्चों, इसकी जब आप व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे, राधा पवन से यह कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाले कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। यानी जो आपका रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या हो जाएगी। अगला है, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो आपका जो उपयुक्त पद्यांश है प्यारे बच्चों, आपका प्रिप्रवास जो है उसका अंश है। घ वाला है, कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। तो कृषक ललना का आपका हो जाएगा किसान स्त्री, और भूतांगना का आपका अर्थ हो जाएगा खेत। 5वां वाला प्रश्न है, नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती है? तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे नायिका जो है पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह एवं प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहती है। यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो वह उसके वस्त्रों को ना उड़ाए, यदि वह उसे थोड़ी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान और मुख की मलिनता को हर लेना। ये जो है नायिका कहती है। अब आपको ये वाला आता है तो ये करिए, या फिर आपको एक और ऑप्शन देता है आपके पेपर में। जैसे देखेंगे दिया है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो स्मृति संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेला, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे आपके क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। पहला है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। एक आप लोग खुद से प्रयास करिए, क्योंकि आपका हाल ही में एग्जाम है, खुद से लिखने का प्रयास करेंगे तभी आप लिख पाएंगे। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए प्रश्न। तीसरा है, यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? और चौथा, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्मृति में कौन सा अलंकार है? औरंगा में है, संस्कृति तथा उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इसे आप लोग जो है होमवर्क रूप में खुद से करने का प्रयास करिएगा। 5वां प्यारे बच्चों आपका आता है, और हम उम्मीद करते हैं 5वां और 6वां और 7वां जो आपका क्वेश्चन रहेंगे इसको सभी बच्चों ने एकदम इजीली रूप से सभी बच्चों ने तैयार कर लिया होगा। क्योंकि 5वां में जो आपका लेखक क में लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय पूछता है। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए, और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होती है। और इसमें हमने आपको बता दिया 3 अगर आप याद कर लेते हैं तो एकदम फिक्स है, आपका कोई एक ना एक मिल ही जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, और आपका जो है एक APJ अब्दुल कलाम।
उसी प्रकार ख में जो है एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और यहाँ से हमने आपको बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय का, सुमित्रानंद पंत का और आपका मैथिली शरण गुप्त का याद कर लीजिए, या फिर महादेवी वर्मा का। कोई 3 याद कर लेते हैं यहाँ, तो आपका यहाँ से भी जो है 3 जो हमने इसमें नाम बताए और 3 जो है लेखक में बताया। अगर इन 6 को अगर आप याद कर लिए होंगे अभी तक आपको याद कर लेना चाहिए। याद कर लिए होंगे नहीं, आपको याद होना चाहिए। और सूक्ष्म जीवन परिचय के रूप में हमने एकदम इजीली आपको याद करने का एक वीडियो बताया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें, क्योंकि 10 नंबर का आपका यहाँ से पूछता है। अब अगला 6वां प्रश्न है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये भी जो होता है आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो जैसे देखेंगे आप यहाँ पर पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और लाठी कहानी, इन तीनों कहानियों का जो है आप लोग उद्देश्य अभी तक हम उम्मीद करते हैं तैयार कर लिए होंगे। अगर किसी ने छोड़ा हो इसका उद्देश्य अभी तक नहीं तैयार है, तो वो भी बच्चे जा करके जल्दी से जो है इन 3 कहानियों का पंचलाइट हो, बहादुर हो, या फिर आपका जो है ध्रुव यात्रा, माफ करिए आपका लाठी कहानी हो, तीनों का उद्देश्य एकदम अभी तैयार कर लीजिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे 7वां वाला, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये आपका जिले अनुसार होता है, तो आप लोग जो है अपने जिले अनुसार हम उम्मीद करते हैं तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका जिले के अनुसार पूछता है। अब हर जिले का अलग अलग होता है। जैसे किसी जिले का मुक्ति यज्ञ है, कहीं का सत्य की जीत है, किसी जिले का रश्मि रथी है, और किसी जिले का त्यागीपति खंड काव्य है, और किसी जिले का आलोक वृत्त है, और किसी जिले का आपका श्रवण कुमार है। तो आप लोग देख करके अपने जिले अनुसार जो भी खंड का पे अगर कुछ बच्चों ने छोड़ा हो तो आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते अब आपके पास बचे हैं और यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब खंड ख में देखेंगे कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको 2 दिया रहता है, संस्कृत वाला जो है गद्यांश, और किसी एक का जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। जैसे ऊपर वाला आपका दिया है प्यारे बच्चों, और हर साल ये आपका पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है। अस्य निर्माणे अयः जनान धनम अयाचत जनास महत् मन ज्ञानयत प्रभुते धनम से प्रायच्छन। अब ये वाला जो आपका गद्यांश है प्यारे बच्चों, इसकी आपको संदर्भ और व्याख्या पूरा बताएंगे। और ये दूसरा वाला है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और खुद से जो है ढूंढ करके अपनी किताब से प्रयास करिएगा लिखने का। जैसे देखेंगे इसका आप संदर्भ लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के महामना मालवी पाठ से उद्धृत है। यानी कि आपका जो पहला वाला ये है, इसका जो है आप संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के महामना मालवी पाठ से उद्धृत है। अब इसकी आप जब हिंदी अनुवाद करेंगे, तो हिंदी अनुवाद जब अब इसका करेंगे तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आप इसका हिंदी अनुवाद तो लिखेंगे कि इस महान ज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया, उससे निर्मित यह विद्यालय विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश ख्याति प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायन है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया है कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना से उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया था। तो यही जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका रेखांकित अंश की क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा, माफ करिए आपका जो है इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब ये दूसरा अथवा में जो आपको प्रश्न दिया है, इसको आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, खुद से प्रयास करेंगे तभी आपके लिए बढ़िया है। अब ख में जो आपका है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो एक कोई हम आपको बताएंगे, जैसे अथवा वाला बता देते हैं, और ये वाला जो है आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि अथवा में जो आपका दिया है वज्रदापी कठोरी मृदुनि कुसुमदापी, ये जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है प्यारे बच्चों आपका संस्कृत का, और हर साल जो है पूछा जाता है, माफ करिए श्लोक है। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है। यानी कि आपका जो श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है, इसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसका जब हिंदी अनुवाद, माफ करिए हिंदी अनुवाद जब आप करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो आपका दिया क्या है, वज्रदापी कठोरानी, यानी वज्रदापी कठोरानी का जो आपका हिंदी अनुवाद होगा, असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त हृदय को भला कौन जान सकता है, यही आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। और एक ऊपर वाला आप लोग खुद से प्रयास करिएगा। अब 9वां वाला प्रश्न देखेंगे, दिया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे भीगी बिल्ली बना, तो ये आपका फिक्स नहीं होता है, इसमें आप लोग मुहावरे और प्रीवियस ईयर की जितने विधि हैं आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, हाथ पीले करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, आँख का अंधा नाम नयन सुख।
अब अगला 10वां प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करिए। जैसे रमेशः का संधि विच्छेद है आपका अ वाला ऑप्शन दिया है रामधन ईश, ब में दिया है रमाधन ईश, स में दिया है रमाधन ईश और आपका द में रमधन ईश। तो प्यारे बच्चों आपका जो रमेशः का सही संधि विच्छेद होगा रमाधन ईश होगा, यानी कि स वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है दूसरा वाला इसी में इति युक्तम, इति युक्तम का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है इति धन उक्तम, ब में है इत्य धन उक्तम और स में इत्य धन युक्तम और द में जो है इत धन उक्तम। तो प्यारे बच्चों आपका इतु युक्तम का जो सही संधि विच्छेद होगा इति धन उक्तम होगा, यानी अ वाला आपका एकदम सही है। तीसरा वाला है उभावपी का सही संधि विच्छेद, यानी आपका उभावपी जो है प्यारे बच्चों उसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो अ वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, यानी उभव धन अपी होगा। अब अगला देखेंगे ख वाला इसी में प्रश्न 10वें का, तो दिया है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मनि शब्द में विभक्ति आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन होगा, यानी ब वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन जो है नामनी शब्द में, यानी कि अ वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। 11वां वाला प्रश्न क देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे द्रव और द्रोह का पहला ऑप्शन दिया तरल पदार्थ और धन, ब में दिया है धन और धान्य, स में दिया है दान और देने योग्य, द में दवा और दया। तो द्रव और द्रव्य का जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों तरल पदार्थ और धन होगा, यानी द्रव्य मतलब होता है तरल पदार्थ और द्रव्य मतलब धन होता है। अगला है हरि और हर का जो है आपका सही शब्द जो है इसमें से चयन करना है। अ में दिया है विष्णु और शंकर, ब में शिव और पार्वती, स में भगवान और भक्त और द में जो है महादेव और हिरण किया गया। तो हरि का मतलब आपका भगवान होता है प्यारे बच्चों और हर का मतलब होता है भक्त, यानी कि स वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब ख में जो इसमें आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। तात का लिख लीजिए, तीर का लिख लीजिए और कुल का। तो आप लोग इसका प्रयास करिएगा आप लोग खुद से। अगला है आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे पहला दिया जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। पहला ऑप्शन है परितापी, दूसरा अंतःतापी, स में समतापी और द में प्रतापी। तो जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो प्यारे बच्चों आपका समतापी होगा। अगला है पीने की इच्छा रखने वाला, तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि आपको पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा होगा, यानी सवाल ऑप्शन एकदम सही है। घ में आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, तो आप लोग जो है इसमें से ये आपका फिक्स नहीं होता है कौन सा आएगा, ये आपके टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपका जो है काल जो होते हैं वो उसको आप किस तरीके से जान पहचान करते हैं इसके ऊपर आपका ये निश्चित करता है। इसको आप लोग जो है फिक्स नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर का आपका पूछता है आपने कितने अच्छे से पढ़ा है जो व्याकरण, उसके अनुसार आप इसे सही कर सकते हैं। 12वें के क्रम में श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए एक उदाहरण लिखिए। ख में दिया है अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए और ग में दोहा छंद अथवा छोड़ता छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। अब प्यारे बच्चों ये जो है हमने आपको जो है पूरा बताया है कि रस में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं और छंद में कौन कौन से पढ़ने हैं, और पूरा उदाहरण के साथ बताया है। आप 2 से 3 इस पर वीडियो हमने बनाया है और दोनों में जो है आपके सभी बताए गए, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखें जहाँ से आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब 13वां प्यारे बच्चों आपका है किसी दैनिक समाचार पत्र संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। या फिर अथवा में अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के कारण प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। और प्यारे बच्चों इतने ही प्रश्न जो आज की क्लास में थे। बाकी आपका निबंध वाला जो सेक्शन है उसमें बहुत सारे हमने आपको निबंध इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी और क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए सभी को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 24 फरवरी के पेपर में एकदम 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से मस्त तरीके से लगे होंगे।